हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसे एकेडमी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो हमने जाना था कि संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा कुछ बेसिक क्वेश्चन कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है और सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, और भारत से पहले सबसे छोटा या पुराना लिखित संविधान किस देश का था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे भारत के संविधान का विकास। चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भारत में जो राज करने की व्यवस्था है उसी को भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो आज जानेंगे भारतीय संविधान का विकास। भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 चरणों में हुआ। भारतीय संविधान का विकास 2 चरणों में हुआ। पहला जो चरण है उसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरे चरण में ब्रिटिश क्राउन। तो हम आज बात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की करेंगे, क्योंकि इसमें 1773 से लेके 1853 के चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया का जो शासनकाल था वो 1773 से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक रहा। तो आज सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग अधिनियम या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कुछ अंग्रेज़ों ने या शिकायत की कि भारत में जो कंपनी है वो अपनी मनमानी से चल रही है, शासन व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। तो उनकी शिकायतों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गोपनीय समिति का गठन किया। उसी समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि कंपनी के शासनकाल को 20 वर्षों का एकाधिकार दे दिया गया, और यह इसमें पहली बार बताया गया कि इस पर पूर्णतः नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का होगा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कम से कम रहेगा। इसमें जो पहला पॉइंट था कंपनी के शासन को 20 वर्षों वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के शासन को 20 वर्षों का व्यापार एकाधिकार प्रदान किया गया, यानी कि भारत में जो भी व्यापार करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि एकाधिकार का मतलब ही होता है एक लोगों का ही अधिकार। इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर
बंगाल का गवर्नर जनरल, ध्यान रखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हम सभी जानते हैं लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसे लॉर्ड वारन हेस्टिंग को बनाया गया। इसकी सहायता के लिए एक सदस्य परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। लॉर्ड वारन हेस्टिंग की इसकी परिषद के लॉर्ड वारन हेस्टिंग की सहायता के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 लोग हुआ करते थे, जिसमें पहला व्यक्ति बारवेल, दूसरा मानसेन, तीसरा क्लेवेरिंग और जो अंतिम व्यक्ति यानी चौथा फ्रांसिस। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 लोग हुआ करते थे, वारवेल, मानसेन, क्लेवेरिंग एंड फ्रांसिस। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के शासन को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और हम सभी जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग को बनाया गया और इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 लोग थे, बारवेल, मानसेन, क्लेवेरिंग एंड फ्रांसिस। नोट कीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं अब। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें के 4 जज हुआ करते थे, जिसमें मुख्य जज एलिजा एम्पे को बनाया गया और 3 अन्य जज भी थे। नोट करेंगे आप। 1774 कलकत्ता एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। याद रखेंगे 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें चार जज, जिसके मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे। याद रखेंगे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश
जिसमें सबसे पहले थे हाइड और दूसरे थे चैम्बर्स और तीसरे लिमेंस्टर्स। ध्यान रखेंगे कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कि 4 जज हुआ करते थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर्स। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था किसी भी सरकार को चलाने के लिए 3 स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता होती है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। अब यहाँ पर न्यायपालिका आ चुकी है और ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लंदन की संसद से पारित हो रहा है, यानी वो विधायिका है। और कार्यपालिका प्रधान गवर्नर जनरल है, वो कार्यपालिका का प्रधान है, और न्यायपालिका का प्रधान है एलिजा इम्पे। यानी कि स्वतंत्र निकाय चल रहे हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। नोट कीजिए आप, फिर आगे चलिए अब आगे बात करते हैं। (1773) के रेगुलेटिंग अधिनियम के बाद एक छोटा सा अधिनियम आया, जिसे 1781 का सेटलमेंट अधिनियम। ध्यान रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यदि आपसे पूछा जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें कुछ खास नहीं किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए इस एक्ट को लाया गया, इसीलिए इसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो नोट करेंगे, 1781 का सेटलमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य, या इसका मुख्य उद्देश्य (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए लाया गया। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था उसमें, या इसका मुख्य उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हें सुधारने के लिए लाया गया। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्न हेस्टिंग और बंगाल के जो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। यहाँ पर क्या हुआ, 1781 के बाद लॉर्ड वार्न हेस्टिंग ने गद्दारी की। उसने क्या किया, लॉर्ड वार्न हेस्टिंग ने एलिजा इम्पे के साथ दोस्ती की और कुछ भी लोग हुआ करते थे जो वार्न हेस्टिंग के खिलाफ बोलते थे, उनको ज़बरदस्ती किसी भी आरोप में फंसवा दिया करता था। उसी के चलते लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर कुशासन के आरोप लगाए गए। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप लगाए गए और ये कुशासन के आरोप भारतीय की तरफ से 3 लोग थे, जिसमें पहले थे नंद कुमार, चैत सिंह और तीसरी थी घसीटी बेगम। ध्यान रखेंगे, नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम।
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग किसी पर भी आरोप लगाकर उनको कुछ भी सज़ा दिलवा सकता था, क्योंकि एलिजा एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के और जो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लोगों की दोस्ती हो चुकी थी। ये किसी को भी मतलब किसी भी भारतीय के ऊपर आरोप लगाकर सज़ा दिलवा देते थे। इनका विरोध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम ने लगाए। तो कुशासन के आरोप लगाने के बाद लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने एलिजा एम्पे से कहकर नंद कुमार को फांसी की सज़ा सुनवा दी, फांसी की सज़ा दी। तो ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप किसने लगाए, तो भारत की तरफ से नंद कुमार, चैत सिंह और तीसरी थी घसीटी बेगम। नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। सत्रह सौ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया अधिनियम या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी जो रूपरेखा थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड विलियम पिट्स ने तैयार की थी। यह एक पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसमें कहा गया था कि कंपनी के शासन पर अब आंशिक रूप से ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। चलिए देखते हैं इसमें कुछ। इसमें पहला पॉइंट है इसकी रूपरेखा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ध्यान रखेंगे, विलियम पिट्स, इसीलिए इस अधिनियम का नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसकी रूपरेखा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने तैयार की थी। इसमें अगला पॉइंट है, यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। यह पहला वैधानिक दस्तावेज था जो ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व या आधिपत्य को व्यक्त करता है। यह पहला वैधानिक दस्तावेज था जो ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व को दर्शाता है या व्यक्त करता है। यानी कि जो इसमें धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन का शासन आता जाएगा। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल चल रहा है। इसके तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ध्यान रखेंगे, इसके तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप लग चुके थे, तो उसकी जांच के लिए लंदन में ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे। इसके तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला, इसी के तहत व्यापारिक एवं प्रशासनिक
अधिकारों को पृथक कर दिया गया या अलग कर दिया गया। व्यापारिक एवं प्रशासनिक अधिकारों को अलग कर दिया गया। नोट कीजिए, इसकी जो रूपरेखा थी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने तैयार की। यह पहला वैधानिक दस्तावेज था जो ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व को व्यक्त करता है। इसी अधिनियम के तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस अधिनियम से जो अगला कार्य किया गया, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक किया गया। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक कर दिया गया। नोट कीजिए। इसके बाद आएगा 1786 का अधिनियम। ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी रूपरेखा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने तैयार की थी। इसी के तहत लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, तो 1784 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य होते थे। इसी में एक जो अगला पॉइंट रह गया है वो है गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 लोग थे, बारवेल, मानसेन, क्लेवरिंग, फ्रांसिस। तो उसी के चलते 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। चलिए बात करते हैं 1786 के अधिनियम। सत्रह सौ 86 के अधिनियम में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें पहला महत्वपूर्ण कार्य ये था कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू करने की शक्ति दी गई। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि गवर्नर जनरल को सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। तो नोट करेंगे, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू करने की शक्ति प्रदान की गई।
इसमें जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू करने की शक्ति दी गई। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था, गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं, यानी कि जितनी भी सेना की कार्रवाई होगी वो गवर्नर जनरल का काम होगा। सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम सैन्य शक्तियाँ किसे प्रदान की, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आया इसी शर्त पर था कि जब तक आप मुझे सैन्य शक्तियाँ नहीं देंगे तब तक मैं भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल बन के नहीं जाऊंगा। और हम सभी जानते हैं कि इससे पहले लॉर्ड वार्न हेस्टिंग जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस पर कुशासन के आरोप लग चुके थे। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल पर कुशासन का आरोप किसने लगाया, तो नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम। परंतु लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग जो कि लंदन की संसद में लगाया गया था, उस व्यक्ति का नाम था एडमंड वर्क। यदि आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग किसने लगाया, तो उस व्यक्ति का नाम था एडमंड वर्क। नोट कीजिए आप। 1786 के अधिनियम में दो ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके अपना निर्णय लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। यदि आपसे पूछा जाए ये सर्वप्रथम सैन्य शक्तियाँ किससे प्रदान की, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। पर कुशासन के आरोप लगे थे, जैसा हम सभी जानते हैं नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने इन पर कुशासन के आरोप लगाए थे। परंतु लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग एडमंड वर्क ने लगाया था। चलिए बात करते हैं अब आगे 1793 का चार्टर एक्ट। 1773 से लेकर 1793 तक 20 वर्ष बीत चुके हैं। कंपनी को हर 20 वर्ष बाद एकाधिकार मिलता रहा भारत में व्यापार करने का। (1793) का चार्टर अधिनियम या 1793 का चार्टर एक्ट। सबसे पहला काम तो इसमें यही किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक फिर से बढ़ा दिया गया। तो आप नोट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। क्या लिखा है इस अधिनियम के तहत? अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से, इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया।
ध्यान रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। अभी तक इनका वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी देती थी, परंतु अब इनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस 21 अप्रैल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा आयोग की स्थापना की या गठन किया। ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसे सिविल सेवा का जनक इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS। ध्यान रखेंगे भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया। भारत में राजस्व पुलिस का गठन किया गया। तो ध्यान रखेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो पहला यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और अगला कार्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया। और इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा आयोग का गठन किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। और भारत में राजस्व पुलिस का गठन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही किया गया था। नोट कीजिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात आगे करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। आपको पहले ही बता चुका हूं कि चार्टर का मतलब राजपत्र या आदेश पत्र होता है। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार, ध्यान रखेंगे चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। कहने का मतलब इससे पहले जितने भी व्यापार होते थे
वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, परंतु 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर व्यापार कर सकता है, परंतु चाय एवं चीन के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी। अदरवाइज कोई भी अंग्रेज चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता। इसमें जो अगला महत्वपूर्ण कार्य किया गया, शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए पर एनम या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे, जो कि भारतीय राजस्व से होंगे। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च तो किए जाएंगे, परंतु वो खर्चा भारतीय राजस्व से किया जाएगा। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे, जो कि भारतीय राजस्व से किया जाएगा। इसमें जो एक और महत्वपूर्ण काम किया गया था, अभी तक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे, जो कि भारतीय राजस्व से खर्चा होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम तहत जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसमें ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन। अठारह सौ तेरह के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनको ईसाई बनाना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए अब बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि अब शासन को केंद्रीकृत कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। नोट करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम या 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य इसमें यही किया गया कि शासन व्यवस्था को या कंपनी के शासन को केंद्रीकृत किया गया। ध्यान रखेंगे, कंपनी के शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत किया गया, जिसके तहत अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे पहले हमने पढ़ा कि 1773
1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, पर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पद का नाम बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसमें अगला महत्वपूर्ण कार्य और हम सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यदि ये पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तब भी विलियम बेंटिंक। इसमें जो अगला महत्वपूर्ण कार्य किया गया, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का, ध्यान रखेंगे, लॉ कमीशन या विधि आयोग का गठन किया गया। (1833) के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी धारा 87 का वर्णन। चलिए बात करते हैं धारा 87। सेक्शन 87 धारा 87 में मुख्यतः कहा गया था कि अब कंपनी में भारतीयों को भी मौका देना चाहिए कि भारतीय लोग भी कंपनी में काम करें। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी धारा 87 में कि किसी भी व्यक्ति या भारतीय के साथ कोई भी धर्म, जाति, रंग रूप या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नोट करेंगे, धारा 87 के तहत ही भारतीय लोगों को कंपनी में कार्य करने अधिकार दिया गया। इसी सेक्शन 87 या धारा 87 के तहत कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूल वंश, रूप, वेशभूषा के आधार पर, धर्म, जाति, मूलवंश, रूप, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट करेंगे, सेक्शन 87 या धारा 87 भारतीय लोगों को कंपनी में कार्य करने का अधिकार दिया गया। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, रूप, वेशभूषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। (1833) के चार्टर अधिनियम के तहत ही 1835 ईस्वी को इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 1835 ईस्वी में ही इंग्लिश को या अंग्रेजी को
भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया। ध्यान रखेंगे कि 1835 ईस्वी में ही इंग्लिश को या अंग्रेजी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा घोषित किया गया या बनाया गया। यहाँ तक नोट कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 87 या धारा 87 कि इसी में कहा गया कि भारतीय लोगों को भी अब कंपनी में कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए, और कहा गया किसी भी व्यक्ति इसके धर्म, जाति, मूल वंश या रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1835 में ही इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। इसमें जो अगला महत्वपूर्ण कार्य था, एक 12 सदस्य की विधान परिषद, ध्यान रखेंगे 12 सदस्य की विधान परिषद का गठन किया गया। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीकृत की स्थापना की गई, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ध्यान रखेंगे कि एक 12 सदस्य की विधान परिषद का गठन किया गया, और इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश के लोगों या अंग्रेज ब्रिटिश के नागरिकों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार, भारत में, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश के नागरिकों को भारत में ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि 1813 में जो कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, परंतु उसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था, जो जिसके साथ व्यापार कंपनी करती थी, और उसको पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त कर दिया गया। तो लिखेंगे इस अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार या मोनोपोली एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और अगला जो पॉइंट है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही सन 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। ध्यान रखेंगे 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत एक 12 सदस्य की विधान परिषद का गठन किया गया और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया। और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाया गया और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। तो आज की इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।